हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। चलिए आज इस क्लास में हम पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज के संरचना के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज को हम समझेंगे कि बैक्टीरियोफेज जो हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा उसी की स्ट्रक्चर को जानेंगे कि बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा बना होता है, कैसा। तो अगर हम बात करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर बैक्टीरियोफेज टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? टैडपोल, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि क्या होता है? जीवाणु भोजी के पास जीवाणु भोजी क्या होता है? टैडपोल के जैसा, टैडपोल के जैसा संरचना वाला होता है, संरचना वाला होता है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं टैडपोल की, तो टैडपोल मेढक के लार्वा को भी कहते हैं। अब मेढक का लार्वा जब आप देखेंगे तो वहां पर गर्दन और पूंछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? गर्दन दिखाई देगा और पूंछ दिखाई देगा, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देगा। गर्दन की बात करूं मैं अगर, तो गर्दन से लेकर के जो सिर होता है, उसका कपाल होता है, वो दिखाई देगा, पूंछ दिखाई देगा, उसके बाद कोई नहीं दिखाई देगा। तो चलिए अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में, तो हम यहाँ पर लेबल्ड करते हैं, यानी कि बनाते हैं, छापते हैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में अगर उसके सिर की बात करते हैं, ठीक है, हेड की बात करते हैं, तो वो हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है, यानी कि वो षटकोणीय होता है। क्या होता है? षटकोणीय होता है, जिसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, और वो न्यूक्लिक अम्ल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, वो बनती है। जिस प्रकार से इसकी बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर बनती है, अभी मैं इसका नाम लिखूंगा, फिर इसके बारे में मैं बताऊंगा अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए मेरे साथ, अपने कॉपी पर भी आप डायग्राम को बनाते रहिए, ताकि बाद में कोई भी समस्या ना हो, टाइम भी ना लगे बनाने में स्ट्रक्चर को। तो ये मेरा तो बन चुका है लगभग पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो इसका जो सिर होता है वो कैसा होता है? तो इसका सिर जो होता है वो होता है हेक्सागोनल, यानी कि षटकोणीय संरचना का इसका सिर होता है। इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज की जो संरचना होती है बेटा, वो दिखाई पड़ती है। इतनी समझ में आई? उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है इसका बैक्टीरियोफेज का, ये है सिर। ठीक है, इतना भाग जो है वो क्या है? ये है इसका सिर, यानी कि ये है हेड। और उसके नीचे जस्ट ये जो भाग है, ये है इसका नेक, यानी कि गर्दन। ठीक है, गर्दन। उसके बाद ये जो नीचे है वो है बेटा कॉलर। ठीक है, क्या है? कॉलर। तो इसके बाद अगर हम इधर नीचे बात करते हैं, तो ये जो इसका है स्ट्रक्चर, ये है टेल का, यानी कि पूंछ। उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं इसमें, तो बैक्टीरियोफेज में जो होती है वो पाई जाती है, इधर मैं लिखूं, इधर थोड़ा सा नंबरिंग करने आ जाएगा। पूंछ यानी कि टेल। और इधर क्या होता है? इसके नीचे जो बेसल प्लेट होता है, वहां पर जुड़ा हुआ 6 टेल फाइबर पाया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ टेल फाइबर, तो 6 नंबर ऑफ टेल फाइबर इसमें पाए जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेंगे।
ठीक है, ये क्या है, ये है आपका टेल फाइबर। क्या है, टेल फाइबर। इसका समझ में बेटा, ये स्ट्रक्चर भी हमने बना दिया। अब देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को लेकर के समझें तो अच्छी सी बातें समझेंगे, बहुत सारा कुछ समझेंगे। देखो, अगर हम बेटा बात करते हैं तो जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है उसमें बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। पार्ट के नाम की बात करते हैं। देखो थोड़ा सा उल्टा हो गया क्या, देखो ये कॉलर है, ये कॉलर है, ये नेक है, ये नेक है और ये कॉलर है। थोड़ा सा उल्टा हो गया था, आप समझ लीजिए। देखो, अब अगर हम बात करते हैं बेटा इधर, तो बैक्टीरियोफेज का जो हेड होता है उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो बैक्टीरियोफेज के हेड के चौड़ाई की बात करते हैं, सिर के चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, बैक्टीरियोफेज के सिर की चौड़ाई कितनी होती है, तो बैक्टीरियोफेज के सिर की जो चौड़ाई होती है वो होती है 650 एंगस्ट्रॉम। बैक्टीरियोफेज के सिर की चौड़ाई कितनी होती है, वो होती है 650 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सिर के लंबाई की, तो इसका सिर का जो लंबाई होता है वो होता है 950 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 950 एंगस्ट्रॉम। सेम अगर इसके पूंछ की लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो पूंछ की लंबाई होती है बेटा वो भी होती है 950 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या होती है, 950 एंगस्ट्रॉम। इसका नाप पता चल गया, यानी कि वो कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, ये बात पता चल गई अच्छे से। चलो अब आगे हम बात करते हैं इसी डायग्राम को लेकर के एक एक पॉइंट इसमें से रिफाइन करके, छान करके हम इसको यहां पर लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम बात करते हैं जीवाणु भोजी की, तो जीवाणु भोजी जो होता है वो क्या होता है, टैडपोल के जैसा संरचना होता है, विथ के साथ हेड एंड टेल, सिर और पूंछ के साथ ये टैडपोल के जैसा संरचना होता है। सबसे पहले अगर इसके हेड की बात करते हैं तो इसका जो हेड होता है वो सामान्यतः क्या होता है, षटकोणीय होता है। क्या होता है, षटकोणीय होता है। और इसके सिर में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, और उस न्यूक्लिक अम्ल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। उस न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो मैं लिखूं इस बात को यहां पर कि जो बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरियोफेज का सिर, बैक्टीरियोफेज का सिर क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल की बात करते हैं बेटा तो यानी कि ये षटकोणीय होता है। हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय होता है। बात गई समझ में आई, षटकोणीय होता है, 6 कोनों वाला होता है। ये बात समझ में आई। आगे लिखते हैं, बैक्टीरियोफेज के सिर में, बैक्टीरियोफेज के सिर में, बैक्टीरियोफेज के सिर में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, पाया जाता है। जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें सामान्यतः डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। जिसमें सामान्यतः डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम लिख सकते हैं डीएसडीएनए, डीएसडीएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहां पाया जाएगा बेटा, जो अभी हमने ये हेक्सागोनल हेड हमने बनाया है, इस प्रकार से हमने हेक्सागोनल हेड बनाया है ना, तो इस हेड के अंदर ही क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। किसी किसी किताब में देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर हेड का ऐसा नहीं दिखेगा, यानी कि ऊपर से प्रोटीन का खोल नहीं दिखेगा, डायरेक्ट आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए इस प्रकार से बना हुआ दिखेगा। तो दोनों स्ट्रक्चर सही है, चाहे ये बनाइए चाहे आप इस हेड की जगह पर इस प्रकार का हेड बना सकते हैं। डोंट माइंड, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार से भी बना सकते हैं आप, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। चलो आगे की बात करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है कक्षा 10 में, 9 में, 6 में, 7 में, 8 में, ये पढ़ा है कि डीएनए में जो हमारे बेस होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, वो थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन होते हैं। क्या होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन होते हैं। लेकिन यहां पर बात करते हैं बैक्टीरियोफेज के डीएनए की बात करते हैं, तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए में क्या होता है, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन की जगह पर जो साइटोसिन होता है वो चेंज होता है। साइटोसिन नहीं पाया जाता है, बाकी यहां पर थाइमिन पाया जाएगा, एडेनिन पाया जाएगा,
ग्वानिन पाया जाएगा, लेकिन साइटोसिन जो होता है वो किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में नहीं पाया जाएगा। बताते हैं साइटोसिन की जगह पर क्या पाया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए में, बैक्टीरियोफेज के डीएनए में, बैक्टीरियोफेज के डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए में साइटोसिन नहीं पाया जाता, साइटोसिन नहीं पाया जाता। तो भैया अब बात आती है, जब साइटोसिन नहीं पाया जाता तो साइटोसिन की जगह पर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है साइटोसिन की जगह पर? साइटोसिन किसके द्वारा रिप्लेस होता है, कौन इसकी जगह लेता है, उसकी बात करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं बेसिकली डीएनए के नाइट्रोजन क्षार की, नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं, तो वहां पर क्या पाया जाता है? अभी जान लो, थाइमिन पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोसिन पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन बेटा यहां पर हम बात करते हैं जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है वहां क्या होता है कि साइटोसिन की जगह पर एक अलग प्रकार का केमिकल पाया जाता है, एक अलग प्रकार का बेस पाया जाता है जिसका नाम है HMC, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन। क्या पाया जाता है? HMC, हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन पाया जाता है। बात समझ में आई? तो हम लिखेंगे कि बैक्टीरियोफेज में साइटोसिन नहीं पाया जाता है, जिसकी जगह पर HMC पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HMC। HMC का पूरा नाम अभी हमने बताया, हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन, हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन पाया जाता है। इस प्रकार से ओवरऑल अगर हम पूरी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम पूरी की बात करते हैं कि डीएनए इसमें क्या पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है भैया थाइमिन पाया जाएगा, एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा और HMC पाया जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि क्या होता है बैक्टीरियोफेज के डीएनए। ये देखो बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता। तो भैया आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज के डीएनए में साइटोसिन नाम का नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पर HMC पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन। बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की पॉइंट को देखते हैं। आगे की पॉइंट में क्या होता है? अब अगर इसके हेड की बात करते हैं तो अभी तो हमने यहाँ पर हेड लिख दिया भैया ना। हेड क्या होता है? हेड क्या होता है? हेक्सागोनल होता है। लेकिन एक बात और याद रखना, आपने प्रिज्म देखा है? प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म आपने देखा होगा, स्कूल में देखा होगा प्रैक्टिकल करते समय, चलो वो भी देख लेना, ठीक है। तो प्रिज्म जो होता है उसी के जैसा होता है। क्या होता है? उसी के जैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। क्या होता है? षटकोणीय होता है। अब अगर इसके बात करते हैं कि जो इसका सिर होता है वो किस चीज का बना होता है। बेसिकली जो डीएनए होता है वो तो अनुवांशिक पदार्थ होता है इसके अंदर, लेकिन इसके सिर की बात करते हैं तो इसका सिर किस चीज का बना होता है। तो जो सामान्यतः हमारे जीवाणु होते हैं जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, उनके ऊपर इन्फेक्शन काज करने वाले जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन के और न्यूक्लिक एसिड के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। अगर उसी में बेटा हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि क्या चीजें करनी है। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि जो जीवाणु भोजी का सिर होता है, हेड होता है, वो किस चीज का बना होता है। तो ये बना होता है प्रोटीन के सब यूनिट का। किसका बना होता है? प्रोटीन के सब यूनिट का, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड की जो एक इकाई होती है, कैप्सिड की जो यूनिट होती है उसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। तो यहां पर बात ये आती है कि बैक्टीरियोफेज का जो हेड होता है उसमें
नंबर ऑफ कैप्सोमियर कितने हैं, कैप्सोमियर की संख्या कितनी होती है, कितने कैप्सोमियर से मिलकर के बैक्टीरियोफेज का जो सिर होता है, ये जो कपार होता है वो बना होता है। मेरा नहीं, बैक्टीरियोफेज का, इस भैया का जो कपार होता है कैसा बना होता है बाबू, इसको जानिए। ठीक है, किस चीज का बना होता है। तो अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज के हेड की, बैक्टीरियोफेज हेड, बैक्टीरियोफेजेस हेड यानी कि जीवाणुभोजी का सिर, लिखूं मैं यहां पर जीवाणुभोजी का सिर। जीवाणुभोजी का सिर जो होता है वो 2000 प्रोटीन के सब यूनिट, जिसको कैप्सोमियर कहते हैं, उससे बना होता है। किससे? 2000 सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 2000 प्रोटीन की उप इकाई, प्रोटीन की उप इकाई, प्रोटीन की उप इकाई, जिसको क्या कहते हैं भाई? जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर की बनी होती है। देखो, जितनी भी पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, हर पॉइंट, हर लाइन में क्या है? एक एमसीक्यू छिपा हुआ है। तो वैसे यहां पर भी एक एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू ये आया कि जो बैक्टीरियोफेज का हेड होता है उसमें कितने प्रोटीन के सब यूनिट पाए जाते हैं, कितने कैप्सोमियर होते हैं? तो भैया आंसर सीधा सा हो जाएगा कि 2000 कैप्सोमियर होते हैं बैक्टीरियोफेज के सिर में, यानी कि कपार में जो होते हैं 2000 प्रोटीन के सब यूनिट होते हैं। ये तो रहा सिर की बात। सिर में हमने बहुत सारा कुछ देख लिया, सिर का लंबाई कितना होता है, चौड़ाई कितना होता है, उसमें क्या चीजें पाई जाती हैं, किस चीज की बनी होती है, इन सभी पॉइंट को हमने देख लिया। अब उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बैक्टीरियोफेज के पूंछ की बात करते हैं, यानी कि इस हिस्सा की बात करते हैं कि ये हिस्सा जो होता है वो किस चीज का बना होता है और इसमें क्या चीजें पाई जाती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज का जो पूंछ होता है वो होता है बेटा 950 एंगस्ट्रॉम का। यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से 950 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब हम लिखेंगे कि जीवाणुभोजी का जो पूंछ होता है वो कितना होता है? 950 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जीवाणुभोजी का पूंछ, जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज का पूंछ 950 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। That means the bacteriophage tail are 950 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग। ठीक है, 950 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग होता है। इतनी बात समझ में आई। आगे बात करते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज का पूंछ होता है ये ऊपर की ओर गर्दन, कॉलर और सिर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? गर्दन, कॉलर, सिर से जुड़ा होता है। तो हम लिखेंगे कि बैक्टीरियोफेज का जो टेल होता है, बैक्टीरियोफेज का पूंछ, ऐसा लिख रहा हूं मैं, पूंछ, गर्दन, कॉलर तथा सिर से जुड़ा रहता है या जुड़ा होता है। बात समझ में आई बेटा? तो अच्छी बात है, बात जब समझ में आ जाती है, पढ़ने में भी मजा आता है जब पॉइंट समझ में आती है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि जितना मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतनी ही मेहनत, उतनी एनर्जी के साथ आप पढ़ रहे होंगे। चलो आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो बैक्टीरियोफेज का हेड होता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज का जो सिर होता है, उसमें प्रोटीन के 2000 सब यूनिट पाए जाते हैं, प्रोटीन के 2000 कैप्सोमियर पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बेटा अगर हम बात करते हैं कि बैक्टीरियोफेज का जो टेल होता है, यानी कि जो इसका पूंछ होता है, उसमें कितने प्रोटीन के सब यूनिट पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज का जो टेल होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज
फेज के पूंछ, बैक्टीरियोफेज के पूंछ क्या होते हैं? पूंछ प्रोटीन के 144 उप इकाई यानी कि 144 सब यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सब यूनिट ऑफ प्रोटीन जिसे हम टैक्सोमियर करते हैं, के बने होते हैं, बात समझ में आई? अच्छी बात है जब बात समझ में आ जाती है। अगर समझ में आई है पूरी क्लास तो लिख देना समझ में आ गया सर जी, बहुत मजा आया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, देखो बैक्टीरियोफेज का जो पूंछ होता है वो सॉलिड नहीं होता, ठोस नहीं होता, वो अंदर से खोखला होता है। कैसा होता है? अंदर से खोखला होता है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए एक पेपर का यूज करूं, लाइट भी टच हो गई। देखो जैसे कि ये हमारा बैक्टीरियोफेज का पूंछ है, ये ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज का पूंछ है। अब ये क्या है? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? बैक्टीरियोफेज का ये पूंछ है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई क्या है? 950 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 950 एंगस्ट्रॉम। यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 950 एंगस्ट्रॉम। इसके ऊपर जो भाग है वो क्या है? कॉलर है, और थोड़ा सा ऊपर क्या है? गर्दन है। ठीक है, पहले गर्दन है, फिर कॉलर है, फिर उसके बाद क्या है? कॉलर के ऊपर क्या है? इसका सिर पाया जाता है, हेक्सागोनल हेड पाया जाता है। अब अगर हम इस पूंछ की बात करते हैं तो पूंछ के एकदम नीचे क्या होते हैं? टेल फाइबर लगे होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं? टेल फाइबर लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से टेल फाइबर लगे होते हैं, 6 टेल फाइबर होते हैं। अब हमने बात करना ये है कि जो बैक्टीरियोफेज का पूंछ होता है वो क्या होता है? सॉलिड तो होता नहीं है, ठोस तो होता नहीं है। अब ये होता कैसा है? तो ये होता है खोखला। तो कैसा खोखला होता है? तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, यानी कि इस प्रकार से आप देखेंगे इधर से तो उधर की ओर दिखाई देगा। ये बिल्कुल खोखला होता है। बैक्टीरियोफेज का पूंछ होता है वो खोखला होता है, यानी कि इसके पूंछ में क्या होता है? 80 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो व्यास होती है वो क्या होती है? 80 एंगस्ट्रॉम, 80 एंगस्ट्रॉम का खोखला कोर होता है। ठीक है, जो पूंछ के आवरण यानी कि टेल सीट से घिरा होता है। ये टेल है, ठीक है, ये टेल है, और इसके चारों ओर जो घुमाव है उसको क्या कहेंगे हम? पूंछ का आवरण कहेंगे, टेल सीट कहेंगे। इस टेल सीट से क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज का जो 80 एंगस्ट्रॉम का खोखला कोर होता है वो घिरा होता है। इतनी बात समझ में आई? अब अगर हम बात करते हैं कि जैसा कि अभी हमने बताया कि बैक्टीरियोफेज के पूंछ के नीचे हिस्से में क्या होंगे? इस प्रकार से निकले हुए, ठीक है, इस प्रकार से निकले हुए क्या होंगे? 6 ठो आपके लंबे नलिकाकार प्रोटीन के रेशे पाए जाएंगे। क्या पाएंगे? लंबे होंगे, नली के आकार के प्रोटीन रेशे पाए जाएंगे। उस प्रोटीन रेशे को हम कहेंगे टेल फाइबर। क्या कहेंगे? टेल फाइबर। पुच्छ तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छ तंतु कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 से ज्यादा नहीं होगी किसी भी हालत में। आप किसी भी बुक में देख लो या फिर आप कहीं से मिल जाए, सच में लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरी तो नहीं, लैब में देख लेना कि बैक्टीरियोफेज में टेल फाइबर की संख्या कितनी होती है, तो आपको चीख कर वहां मिलेगा 6 होती है। अब बात ये आती है कि जो इसका टेल फाइबर होता है, टेल फाइबर होता है, पुच्छ तंतु होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो बेटा जो टेल फाइबर की लंबाई होती है, इस टेल फाइबर की जो लंबाई होती है वो होती है 150 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आई? टेल फाइबर की लंबाई कितनी होती है? 150 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरी बात ये आती है कि ये क्या है? एक खोखला नली के आकार का संरचना है। जब ये खोखला नली के आकार का संरचना होगा तो उस नली का काम भी कुछ होगा। जी जरूर है इस नली का काम, उस काम को भी देखते हैं। देखिए इसका जो टेल फाइबर होता है, सबसे पहले उसके काम को देखते हैं। तो इसका टेल फाइबर क्या होता है? एक काम करता है बहुत बड़ा। क्या काम करता है? तो ये जीवाणु के शरीर की सतह से चिपकने का काम करता है। कैसा काम करता है? जीवाणु की शरीर की सतह से चिपकने का काम करता है। सपोज दैट ये कोई हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, सपोज इसके लिए मानना है, आप मान सकते हो ये कोई एक इकोलाई बैक्टीरिया है, और
जो हेरल नाम के वैज्ञानिक हैं उन्होंने कॉलीफेज की खोज की थी, और वो कॉलीफेज T4 बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। और वो T4 बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर क्या करता है, इंफेक्शन काज करता है। तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये हमारा बैक्टीरियोफेज आ जाएगा। देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, रफली डायग्राम बना रहा हूं, समझना। इसके पास ये टेल फाइबर है, ठीक है, ये क्या है, टेल फाइबर है। ये टेल फाइबर की सहायता से क्या हो जाएगा, इस इकोलाई बैक्टीरिया की सतह पर आराम से बैठ जाएगा, चौचक एकदम आराम से बैठ जाएगा। बैठ गया, अब क्या करेगा, ये अपने पूंछ के छिद्र से क्या करेगा, केमिकल सिक्रेट करेगा। केमिकल सिक्रेट करने के बाद क्या होगा, उसकी दीवार को थोड़ा सा छिद्र बनाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल यहाँ आएगी और इसी टेल फाइबर के माध्यम से क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई के शरीर में आ जाएगी। और ई कोलाई का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस प्रकार से यहाँ पर पड़ा रहेगा। और देखते ही देखते कुछ समय के बाद जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल होता है वो ई कोलाई के बैक्टीरियोफेज के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद वो अपना पूरा कार्यक्रम करता है और जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर देता है। यानी कि चमचा और चम्मच, चम्मच जिस कटोरी में रहती है उस कटोरी को खाली करता है, चमचा जिस इंसान के पास रहता है उस इंसान को खाली कर देता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो ई कोलाई के बॉडी से चिपकता है तो ई कोलाई को ही खत्म कर देता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो संरचना है बैक्टीरियोफेज की वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई तो आप कमेंट में लिखना हाँ सर जी समझ में आ गई है, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपको अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा जीवाणु भोजी का जीवन चक्र, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय